Well, hello everyone. A very good evening. I hope you guys are good. And जनकपुर बोल्स भाई जनकपुर बोल्स बहुत स्ट्रांग लग रही है. आई नो कि जब मैं जनकपुर वर्सेस पोखरा के बारे में बात करने नहीं आया तो आप में से बहुत लोगों ने बोला कि अच्छा पोखरा हार गई तो बात करने नहीं आए. भाई पोखरा वैसे भी जीती नहीं है, सो नहीं वो रीजन नहीं था. इट्स जस्ट कि वो टाइम बहुत थोड़ा सा होता है दोनों मैच के बीच में, तो समझ नहीं आता है किस तरह से आकर क्या बातें की जाए. लेकिन यस, व्हेन आई वाज लुकिंग एट जनकपुर बोल्स तो मुझे कुछ ऐसे पॉइंट्स दिखे जहां पर मुझे लगा कि यार ये वाली चीज जो है शायद दूसरी टीम नहीं कर रही है, और इसी वजह से जनकपुर इस टाइम पर ऑल बेसेस कवर्ड दिख रही है, ऑल बॉक्सेस चेक्ड लग रही है. सो उसके बारे में बात करूंगा और फिर देखेंगे भाई कि पोखरा क्या चेंजेस कर सकती है आगे आने वाले मैच में जहां पर कुछ बेहतर उस टीम के लिए हो सके. बिकॉज यस, इस टीम में एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो मिडिल ऑर्डर में है, वो कंधा मिसिंग है. तो उसके बारे में बात करेंगे. लेकिन सबसे पहले जनकपुर बोल्स. भाई जनकपुर बोल्स ना ऑल बेसिस कवर्ड लेकर चल रही, चाहे आप बॉलिंग की बात करो चाहे आप बैटिंग की बात करो. इनफैक्ट अगर आप बैटिंग की तरफ देखोगे, आप देखो अनिल आसिफ, हालांकि पता है आसिफ पर अभी तक सवाल सिर्फ इसलिए नहीं उठा है क्योंकि आसिफ की बैटिंग की वजह से टीम लॉस में नहीं गई है. आज भी आसिफ की परफॉर्मेंस 33 बॉल्स में 33 रन थी. पिछले मैच में भी जब अनिल आसिफ ने रन किए तब भी उनकी ओडीआई इनिंग थी, और उससे पहले वाले में तो खैर क्या ही बात करना क्योंकि वो आउट होकर चले गए थे. सो अभी तक आसिफ की परफॉर्मेंस ऐसी नहीं है जिस पर आप बहुत तारीफ करो. लेकिन क्योंकि टीम मैचेस जीत रही है, 8 विकेट 8 विकेट 7 विकेट बड़े मार्जिन से मैच जीत रही है, तो ज्यादा क्वेश्चन नहीं हो रहा है. लेकिन अभी तक आसिफ कहीं ना कहीं थोड़ा सा बैकफुट पर जरूर है, बट स्टिल क्योंकि टीम का कॉम्बिनेशन इतना अच्छा है कि उन पर सवाल नहीं आ रहा. देखो अनिल ने जब पिछले मैच में रन स्कोर किया था तो किसी ने मुड़कर देखा ही नहीं आसिफ, बिकॉज वंस अनिल गेट्स गोइंग वो फिर अपना स्ट्राइक रेट ना 130 140 150 कर लेते हैं. दूसरी चीज है लहिरू मिलान था. लहिरू मिलान था, ये वो बैटर है जो आपको बिल्कुल परफेक्ट नंबर 3 का बल्लेबाज है. भाई ये आता है, ये इत्मीनान से सिंगल डबल करता है, और जैसे ही आप इनको लूज डिलीवरी डालते हो थोड़ा इनके रेंज में पड़ती है, ये खटाक से वहां पर मार देते हैं, और आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा कि भाई इसको चेंज किस तरह से करें. बिकॉज जैसे ही वो डोमिनेट करते हैं फिर वहां पर, और उन्होंने तीनों मैचेस में दिखाया, चाहे 75 हो चाहे 45 हो, या पिछले मैच में 26 रन पर आउट हो गए थे और वो बड़ा वैसा डिसमिसल था जहां पर हमें ऐसा लगा कि वो गलत डिसीजन चला गया, उनके अगेंस्ट में चला गया. बट स्टिल वो तीनों मैच में अपनी टीम के लिए बहुत अच्छे रन्स करके गए. और जब आप इन तीनों से आगे बढ़ते हो तो फिर आ जाते हैं फिर जिमी नीशम. जिमी नीशम जब आज बल्लेबाजी करने आए थे तब टीम की 3 विकेट गिरी थी. आसिफ, अनिल और लहिरू मिलान था. ये 3 विकेट गिरने के बाद टीम को शायद कुछ 45 बॉल में 46 रन चाहिए थे. उसके बावजूद जिमी नीशम आकर के 5 छक्के मारते हैं. अब आप सोचो कि भाई ओपनर इस टीम के पास, मिडिल ऑर्डर इस टीम के पास, और फिर उसके बाद खुद जिमी नीशम फिनिशर इस टीम के पास. और अभी तो बहुत सारे बैट्समैन हैं जो आए नहीं है. हमने देखा था हर्ष अगर को पहले मैच में अच्छी बैटिंग करते हुए, उनको ज्यादा मौके मिले नहीं. सो अभी भी बैटर्स इनके पास बचे हुए हैं. सिर्फ 3 विकेट गिरी तब ये हार है, उससे पहले सिर्फ 2 विकेट गिरी तब हाल था. लेकिन हमें यह पता है कि भाई ये टीम बैटिंग को लेकर के तो बहुत कवर्ड. नीचे वाले क्या होंगे क्या नहीं होंगे, मौके तो उनको मिले ही नहीं, फिर भी सारे का सारा काम बढ़िया चला. बट बॉलिंग की तरफ जब आप देखोगे तो एक कॉमन फैक्टर आपको दिखेगा, तब आपको समझ में आएगा कि यार ये वाली चीज शायद दूसरी टीम कहीं ना कहीं मिस कर रही है. देखिए वी ऑल नो कि इस पर्टिकुलर पिच पर स्पिनर्स कितने ज्यादा सक्सेसफुल, बिकॉज स्लो पिच है. स्लो पिच है तो जाहिर, जैसा कि जिमी नीशम ने पोस्ट मैच में कहा था कि भाई अगर पिच में काफी स्पीड नहीं है और पिच स्लो है और उतनी हरकत नहीं कर रही है, खास करके बैटर्स को उतनी हेल्प नहीं कर रही है कभी कभी, तो आपको बेस्ट ऑप्शन होता है कि भाई आप ड्राइव करने मत जाओ, आप सीधा बाउंड्री पार मारो. उनसे पूछा गया कितने छक्के हो गए, कैसे मारो, तो उन्होंने बोला कि भैया ग्राउंड में मारने में ज्यादा दिक्कत है. भाई जो फिनिशर है जिसकी स्ट्रेंथ 6 मारना है वो तो यही कहेगा. अब आप आसिफ से कहोगे तो वो तो ये कहेंगे नहीं. लेकिन यस, उनका आइडिया सिंपल था कि यार क्या ग्राउंड पर खेलें, कौन से स्पिन हो रही कौन सी नहीं, जहां पड़ रही है वहीं से मारो. और वही काम उन्होंने किया, 5 5 छक्के उन्होंने लगा दिए. बट यस, व्हेन यू लुक एट जनकपुर बोल्स 3 स्पिनर्स, जब आप हर्ष ठगर की तरफ देखोगे, जब आप ललित राजवंशी की तरफ देखोगे, या फिर जब आप उनके साथ साथ मोहसिन की तरफ देखोगे, तो एक कॉमन फैक्टर जो मुझे दिखा वो ये कि मोहसिन ने 4 ओवर डाले, उसमें उन्होंने 13 डॉट बॉल्स डाली है. सोचो 4 ओवर मतलब 24 बॉल, 24 बॉल में 13 बॉल डॉट बॉल, मतलब 2 ओवर से ज्यादा जो है वो डॉट बॉल्स है. उसके बाद ललित राजवंशी, ललित ने जो 24 बॉल 4 ओवर का स्पेल किया है उसमें 12 डॉट बॉल डाली है. और फिर उसके बाद हर्ष ठाकुर ने 3 ओवर किया जिसमें 9 डॉट बॉल डाली है. मतलब 50% से ज्यादा डॉट बॉल्स ऑलमोस्ट सबने मिलाकर डाली हैं. आप सोचो तीनों ने मिलाकर 11 ओवर किए और 5.5 ओवर जो है वो डॉट बॉल्स का गया है. विच मीन्स कि अगर एक गेंदबाज आकर के डॉट्स डाल रहा है बहुत ज्यादा, तो वो प्रेशर क्रिएट कर रहा है. भले उसकी बॉल पर 6 और 4 पड़ जा रहे हैं, और हमने देखा ललित की बॉल पर रन्स पड़े,
लेकिन विकेट्स भी वहीं से आती हैं। अगर आपको याद होगा सुदर्शन पश्चिम रॉयल वाला मैच, जहां पर अविनाश के एक ओवर में राशिद पूरा डॉट खेल गए, जब पूरा डॉट खेल गए और मेडन ओवर चलाता है, अगले ओवर की पहली बॉल पर एस्केनाजी मारने की कोशिश करते हैं और आउट हो जाते हैं। सो यही होता है, जब आप डॉट क्रिएट करते हो तो वहां पर प्रेशर आता है, और जब प्रेशर क्रिएट होता है तो सामने वाला विकेट देकर चलाता है। इस वजह से जनकपुर बुल्स जो है वो अपनी गेंदबाजी से, अपने इन 3 गेंदबाज से या फिर इनके आसपास और भी गेंदबाज जो अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, वो डॉट्स क्रिएट करते हैं, वो प्रेशर क्रिएट करते हैं, और फिर एक प्रेशर क्रिएट करेगा, दूसरा आकर विकेट ले जाएगा। आज ललित 3 विकेट लेकर गए, हर्ष अगर को विकेट नहीं मिली, बट उन्होंने प्रेशर क्रिएट कर दिया। आज मोहसिन को एक ही विकेट मिली, लेकिन बात सारी है कि तीनों मिल करके किस तरह से वो वाला गेम कर रहे हैं। सो जनकपुर बॉलिंग में भी उतना ही ज्यादा स्ट्रांग दिख रहा है। विल लुक एट द स्कोर बोर्ड एंड विल टॉक अबाउट जहां पर पोखरा एवेंजर्स काफी ज्यादा कमजोर हो रही है। सो व्हेन यू विल लुक एट पोखरा में एक फैक्टर क्या है कि उनके पास कोई लहिरू मिलांथा जैसा बैटर नहीं है, कोई ऐसा बैटर नहीं है जो आकर के रुक कर खेल सके। हालांकि जब आप स्टार्ट इस मैच का देखोगे, जब जिमी नीशम का पहला ओवर आता है और जिमी नीशम को जब एक छक्का पड़ता है, मतलब जिमी नीशम, जस्ट अ मोमेंट, हाँ दिनेश खरेल, मैं नाम भूल गया था बिकॉज मैंने ज्यादा देखा नहीं है। सो दिनेश खरेल जब बल्लेबाजी कर रहे थे और जिमी नीशम जब इस वाली लेंथ बॉल देते हैं, वो बड़ा प्यारा सिक्स मारते हैं, बॉल को नीचे से ले आकर वो सिक्स मारते हैं, और मतलब उस टाइम पे नीशम भी कहते हैं कि यार मतलब उनको देख करके लगता है कि वो अप्रिशिएट कर रहे हैं, बट उसी शॉट पर वो आगे आने वाले ओवर में आउट हो जाते हैं। उसके बाद आप देखो आपके एंड्रयू घोष हैं, और फिर आपके पास कौन है, आपके खुद के कप्तान कुशल पटेल। एंड्रयू घोष, कुशल पटेल एक जैसे बल्लेबाज, और फिर ऊपर हमने देखा दिनेश भी कुछ वैसी अटैकिंग बैटिंग कर रहे थे। तो इन तीनों में से कोई भी ऐसा नहीं है जो आसिफ की तरह चाहे तो रुके, बिकॉज एक आदमी को रुकना भी जरूरी है, या फिर लहिरू मिलांथा के जैसे थोड़ा रुक करके स्ट्राइक रोटेट करे और फिर छक्का चौका मारे। ये वो प्लेयर्स हैं जो मारने पर प्रेफर, हालांकि एंड्रयू घोष तो फिर भी थोड़ा सिंगल रोटेट कर लेते हैं, बट आज अच्छा खेल रहे थे, लेकिन फिर वो एक अच्छी बॉल पर डिसमिस हो जाते हैं। बट जिस तरह से आज कुशल पटेल आउट हुए, माना कि वो एक बहुत अच्छी बॉल थी और बहुत अच्छी स्टंपिंग थी, तो आप वहां पर कुशल को बहुत ज्यादा सवाल नहीं करोगे, लेकिन कुशल नीड्स टू अंडरस्टैंड, पहली बात तो यार वो ओपनर है। अब मुझे नहीं पता कि जब आप टीम के कप्तान हो तो आप अपनी पोजीशन क्यों चेंज कर रहे हो। जब भाई दूसरा कप्तान होता है समझ में आता है कि उसके हिसाब से आप एज अ अच्छे ओपनर नहीं हो, या फिर उसके हिसाब से आपकी फॉर्म ऐसी नहीं कि आप एज एन ओपनर अभी खेलो। आप क्या खुद पर कॉन्फिडेंट नहीं हो? सी आई डिड नॉट सी द प्री मैच के वहां पर क्या बात हुई थी, सो आई डोंट नो कि रीजन क्या था नीचे आने का, लेकिन क्यों आए ये एक बड़ा क्वेश्चन मेरे दिमाग में जरूर है। अगर कोई लेजिटिमेट रीजन बताया गया है तो आप मुझे प्लीज बताना, लेकिन एक बड़ा सवाल है कि भाई मैं कप्तान हूं, मैं ओपनर हूं, और मैं खुद पर भरोसा नहीं कर पा रहा हूं। ये एक बहुत बड़ी चीज है जो सेल्फ डाउट क्रिएट करती है, और जाहिर सी बात है अगर आप क्लियर नहीं हो अपने चीजों को लेकर के तो आप पर क्वेश्चन उठेगा। और यहीं पर अगर आपको लगता है एंड्रयू घोष आपसे ज्यादा बेहतर ओपनर है, तो फिर क्वेश्चन उठ रहा है कि आप सामने वाले को अपने से ज्यादा बेहतर मार रहे हो, ये और वो भी टीयू ग्राउंड पर जो आपका मैदान है। मुझे नहीं लगता है कि ये डेफिनेशन बहुत अच्छी है। सो एक वीक पॉइंट यहां पर। दूसरा क्या है कि आप इनके बाद देखोगे ना, दिलीप नाथ, आई हैव नॉट सीन हिम बैट मोर, तो मैं ज्यादा कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन जब मैंने क्रिचली को, लीज को और रेफर को बैटिंग करते हुए देखा, तो मुझे एक चीज समझ में आई कि यार इसमें तो फिर तीनों अटैकिंग बैटर हैं, तीनों आए, छक्के वक्के मारने की कोशिश करी, हिट करने की कोशिश करी, थोड़े रन किए और आउट होकर चले गए। सो इस टीम में तो कोई ऐसा बैटर ही नहीं है जो रुक करके थोड़ा स्ट्राइक रोटेट करे, थोड़ा थोड़ा गेम को आगे ले जाए, जैसे लहिरू मिलांथा लेकर जा रहे हैं। तो मेन प्रॉब्लम पोखरा एवेंजर्स में जो है वो फिलहाल ये है कि इनके पास कोई ऐसा बल्लेबाज नहीं है जो रुक करके गेम को लंबा लेकर जाए। और दूसरी चीज, इनके पास जो रेमन रेफर है, मुझे नहीं लगता ये किसी काम का खिलाड़ी है। नो डिसरिस्पेक्ट, लेकिन मुझे लगता है कि यू हैव अ बेटर प्लेयर देन हिम, और इससे आप उसको रिप्लेस कर सकते हो। आई थिंक बैज दलिडे वुड बी अ बेटर चॉइस। जैसा मैंने कहा, मैंने टॉस नहीं देखा था, टॉस के बाद उस टाइम पर क्या बात हुई थी, एंड्रयू घोष की जो एंट्री हुई वहां पर आपने बैज दलिडे को बिठाया, क्या बैज दलिडे इंजर्ड हैं, किस रीजन से बैठे, फीवर थे, क्या कोई और इशू है, या फिर इस वजह से बिठाया बिकॉज आप एंड्रयू घोष उनको रिप्लेस करना चाहते। आई वुड से कि बेहतर होगा आप रेमन रेफर से उनको रिप्लेस करो इफ ही इज फिट एंड फाइन, बिकॉज रेमन रेफर हर मैच में 8-9-10 के आसपास इकोनॉमी से रन दे रहे हैं, बैट से कुछ ज्यादा स्कोर कर नहीं रहे हैं। सो पोखरा के लिए वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल नहीं हो रहे हैं। सो उनकी रिप्लेसमेंट अगर आ सकती है तो वो ज्यादा बेहतर होगा। दैट इज वन थिंग जहां पर पोखरा सबसे ज्यादा लैक कर रहा है, बिकॉज आपके पास कोई ऐसा बैटर नहीं है जो लहिरू मिलांथा ऐसा काम कर रहा हो। अगर एक ऐसा बैटर मिल जाएगा, बिकॉज आई थिंक के बैज दलिडे जो है वो दोनों तरह से खेलना जानते हैं, और उन्होंने ऐसे मैचेस मैंने देखे हैं नीदरलैंड से जहां पर वो रुक करके उन्होंने रन स्कोर किया है। सो यस, यू नीड समवन हु कैन स्टे। I'm not saying कि Baz Reid is that guy, I'm saying कि you need to find that guy जो उस पर्टिकुलर सिचुएशन पे या पोजीशन पर आकर खेल सके। फिर उसके बाद when you again जैसे देखो, मैंने तो 3 स्पिनर की बात की,
इसमें आपके पास एक एक्सपीरियंस जिमी नीशम भी विराटनगर इसके पास है, जनकपुर के पास हैं, फिर ऑब्वियसली महतो इनके पास हैं। सो भाई आप कंपेयर नहीं कर सकते हो सामने वाली टीम से अपनी टीम को, बिकॉज सामने वाली टीम जो है वो काफी स्ट्रांग दिख रही है। सो मेरे हिसाब से जनकपुर बुल्स के पास सारे पॉइंट्स हैं, सारे बेसिस कवर्ड हैं, और आने वाले टाइम में आप इस टीम को और ज्यादा बेहतर करते हुए देखोगे। पोखरा एवेंजर का बहुत सारी चीज है जिस पर सवाल उठने बनते हैं। सो आपको क्या लगता है, क्या पोखरा एवेंजर्स यहां से ऐसा करे जिससे वो कुछ बेहतर कर पाए? कौन सा वो प्लेयर है जो आकर के लहिरू मिलांथा वाला रोल प्ले कर सकता है, या फिर आसिफ वाला रोल प्ले कर सकता है? आसिफ से मेरा मतलब सिर्फ ये है कि जहां पर वो थोड़ा सा गेम को रोक सकता है। प्लेयर मारने में सारे आउट हो रहे हैं, रुकने वाला कोई नहीं है, कोई स्ट्राइक रोटेट करने वाला नहीं, सिंगल डबल वाला नहीं है। कौन वो प्लेयर हो सकता है जो आकर के थोड़ा रुक सकता है और पोखरा के लिए थोड़ी स्टेबिलिटी ला सकता है? हु इज दैट वन गाय? आपको क्या लगता है? डू लेट मी नो कमेंट सेक्शन। एंड जनकपुर बोल्स नंबर 1 टेबल टॉपर, बिल्कुल राजस्थान रॉयल्स वाली जर्सी पहन के, जिस तरह से पिछले सीजन राजस्थान बिल्कुल टॉप चल रही थी, उसी तरह से ये फिलहाल टॉप चल रही है। और पॉइंट टेबल की तरफ देखोगे तो ऊपर की तीनों टीम एक भी मैच नहीं हारी है, नीचे की तीनों टीम एक भी मैच नहीं जीती है। अब देखना यह है कि क्या यही कंटिन्यू रहेगा, और क्या 2-4 और मैचेस में हमें पता चल जाएगा कि टॉप 4 कौन होने वाला है और बॉटम 4 खैर कौन होना है। खैर आपको क्या लगता है, आपकी प्रेडिक्शन के हिसाब से वो टॉप 4 कौन है? मुझे कमेंट्स जरूर बताएं। टिल देन यू गाइस टेक केयर, आई विल सी यू टुमारो।